असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुसलमानों के लीडर हैं, ऐसा वो मानते हैं। जी। मुसलमान उनको अपना लीडर मानते हैं कि नहीं, ये एक अलग बहस का विषय है। उनका जो मेन वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक ऑफ कोर्स, और वो थोड़ा दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश करते हैं कि जो दलित जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं या जो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहते वो इनके साथ आ जाए। ये उनका एक एम है। वो मिलने भी गए, मतलब वो ऐसे अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहते। वो कोई भी नहीं चाहता। मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई अगर मेरा मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं रहेगा तो मेरी पार्टी क्या ही करेगी। वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो जो बातें बोलते हैं उसको बीजेपी एक तरह समझ लीजिए बिल्कुल कैच कर लेती है और फिर उसको आगे अपने जो वोट बैंक है उनका जो मेजर जो कोर वोट बैंक है उस तक उसको मैसेज पहुंचाने में आसानी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं लेटेस्ट टेक। फिर से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर को लेकर हम लोग आए हैं। महाराष्ट्र में इस बार ओवैसी किस तरीके से खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के कई सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र में वो सीटें जहां पर वो पहले से भी जीतते आए हैं, वहां पर उन सीटों की हम बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा और ओवैसी का वहां के जो अल्पसंख्यक वोट हैं उस पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ India.com के संपादक हैं तनवीर आजम सर। सबसे पहले तनवीर सर, हम बातचीत यही करते हैं कि ओवैसी का कितना असर पहले था और अब उसमें कितना हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं या घटता हुआ देख सकते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुसलमानों के लीडर हैं, ऐसा वो मानते हैं। जी। मुसलमान उनको अपना लीडर मानते हैं कि नहीं, ये एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि वो हर जगह चुनाव लड़ते हैं लेकिन उतने ज़्यादा उनको कामयाबी मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र में की अगर हम बात कर ले तो 2014 और 2019 दोनों में वो तकरीबन 44 सीटों पे लड़े। 2 सीटें उन्होंने 14 में भी जीती थी और 19 में भी। एक धुले की सीट थी और एक मालेगांव की सीट थी। तो इस बार उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई है। 44 सीटों पे नहीं लड़ रहे। लास्ट टाइम वो 44 सीटों पे लड़े थे। इस बार वो केवल 12 सीटों पे लड़ रहे हैं और वो सारी सीटें वही मालेगांव वगैरह के औरंगाबाद में है और मतलब मुंबई के आसपास की सीटों पे ही लड़ते हैं। बाकी जगहों पे उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। उनका जो मेन वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक ऑफ कोर्स, और वो थोड़ा दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश करते हैं कि जो दलित जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं या जो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहते वो इनके साथ आ जाए। ये उनका एक एम है। उसमें वो बहुत ज़्यादा अभी तक जो डेटा है हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। वो जहाँ से भी जीते हैं वो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी, मतलब जहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 60% 65% मुस्लिम आबादी है, वोटर वो तो हैं, उन पे ही उनकी जीत होती है। इस बार भी और पिछले बार उन्होंने जो पिछले बार वो 44 सीटों पर लड़े, केवल 2 सीटें जीते, लेकिन तकरीबन 30-32 ऐसी सीटें थी जिनमें उन्होंने या तो कांग्रेस का खेल खराब किया या तो शरद पवार जो उस वक्त अनडिवाइडेड एनसीपी थी उसकी वजह यह है कि भाई जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस को भी आता है और शरद पवार की पार्टी को भी जाता है। दलित वोट भी कांग्रेस को थोड़ा बहुत आता है और थोड़ा शरद पवार को जाता है। तो वो ये जो वोट बैंक है, ये ओवैसी का जो वोट बैंक है, ये ना तो शिवसेना के लोग इनको वोट करते हैं ना ही बीजेपी के वोट करते हैं। जो भी वोट बैंक है वो सिर्फ कांग्रेस और इसका। तो नॉर्मली, और आप जब देखेंगे, जब हमेशा चुनाव में ये होता है कि भाई उनको बीजेपी कांग्रेस हमेशा उनको बीजेपी की बी पार्टी बोलती है, बी टीम बोलती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि ये कैंडिडेट उस जगह पे ही खड़े करते हैं जहाँ पे कांग्रेस या ऐसी पार्टी का नुकसान होता है जिनको मुस्लिम्स वोट मिलते हैं। सर, हम अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की स्थिति देखें तो कांग्रेस का वोट बैंक भी उसी तरीके का है, साथ में एनसीपी शरद पवार का वोट बैंक भी एक तरीके का है, और ओवैसी भी वहीं पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं जहां पर इन सबके वोट आपस में मिलते हैं। तो वही बात है। और इस बार लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक काम किया कि उन्होंने भाई उलमाओं का जो एक पूरा ग्रुप है उनसे ये बुलवाया कि भाई वो इनके साथ आके खड़े हुए। उन्होंने अपने 17 कंडीशन रखे कि आपकी अगर सरकार बनती है एमवीए की तो आप ये करेंगे हमारे लिए। तो वो वैसे ही इससे खासे नाराज़ हुए कि भाई जो उलमा हैं, जो मतलब उलमा मतलब जो मौलाना होते हैं, जो काफ़ी काबिल जो मौलाना होते हैं उनको उलमा बोलते हैं हम लोग, तो वो क्यों पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और वो क्यों ये बता रहे हैं कि आप किस गठबंधन को या किस पार्टी को वोट दें। क्योंकि ओवैसी को ऐसा लगता है कि भाई अब जैसे एक सज्जाद नोमानी करके काफ़ी मशहूर उलमा हैं, तो वो कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो सौरभ भास्कर के जो हस्बैंड हैं, उनके साथ वो मिलने भी गए। मतलब वो ऐसे अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहते। वो कोई भी नहीं चाहता। मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई अगर मेरा मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं रहेगा तो मेरी पार्टी क्या ही करेगी। देखिए, महाराष्ट्र में ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, कई सब बार से सांसद हैं, 7-8 बार जीत चुके हैं। उसके बाद उनकी पार्टी बहुत जगह पे लोकसभा में भी लड़ी और केवल वो एक ही
लोकसभा जीत पाई थी वो 2019 वाली औरंगाबाद से, जब इम्तियाज़ जलील जीत के आए थे, क्योंकि औरंगाबाद में काफ़ी मुसलमान की जो उस एरिया में तकरीबन 40% के करीब मुस्लिम आबादी थी, तो वो सारा वोट बैंक उनको मिला। इस बार हालांकि उस जगह से वो हारे, कांग्रेस वहाँ से जीती। तो वो वैसे को लग रहा है कि अब मुस्लिम जो है वो कंसोलिडेट नहीं हो रहा है मेरे पीछे। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो हमने लोकसभा में भी देखा, वो उस कैंडिडेट को वोट कर रहा है जो उसको लगता है कि वो जीतेगा। एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कंसोलिडेटेड बिहाइंड कांग्रेस, इधर कांग्रेस और से इन यूपी समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया, क्योंकि उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है, और उसका नतीजा देखने को मिला। जितने भी मुस्लिम वाले जो डोमिनेटेड इलाके थे, चाहे यूपी के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, वो या तो कांग्रेस को गए या उनके अलायंस को गए। ओवैसी की पार्टी वहाँ पे काफ़ी पीछे फिनिश करी, तो इसलिए ओवैसी को ये डर है कि मतलब मुस्लिम वोट हमारा कहीं छिटक ना जाए। ओवैसी से बीजेपी को क्या फ़ायदा होता है, ये मैं दर्शकों को बस एक बता दूं थोड़ी देर के लिए। ओवैसी के भाई का जो एक स्टेटमेंट है कि 15 मिनट के लिए हटा दो तो ऐसे ऐसे करेंगे, उस स्टेटमेंट को, वो पुराना स्टेटमेंट है, उसके तकरीबन मेरे ख्याल से उसको 10 साल बीजेपी की सरकार रह गई, 1 साल 13-14 साल हो गए उस स्टेटमेंट को। अभी भी उस स्टेटमेंट पे इस चुनाव में भी आप देखें तो कितनी बार बात हुई, फिर नीतीश राणे ने भी उसको उछाला, फिर उसके फादर ने भी उछाला, फिर उधर से भी जवाब आया कि भाई 15 मिनट नहीं, हमें 5 मिनट ही मिल जाए तो बहुत है। तो उससे पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करना आसान हो जाता है। एक तरीके से सर इन सब के बीच जिस तरीके से हैदराबाद से बयान आते हैं, वैसे कि भाई एक तरीके से बड़ा वो जो भाषण देने का उनका अंदाज है, बहुत तीखा अंदाज है, उससे एक बीजेपी हम लोग देखते हैं कि एक उनको मौका मिल जाता है कि आप एक रहिए, जिस तरीके से नारे लग रहे हैं एक है तो सेफ है, और वहीं पर ओवैसी खड़े हो जाते हैं वोट काटने के लिए दूसरी साल, वो डराने के लिए, मतलब सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि देखिए इस तरीके की भाषा में बात हो रही है, अगर आप वो जो बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है वाले पे अगर नहीं चलेंगे तो ये नुकसान होगा। तो ये एक मतलब इसीलिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो जो बातें बोलते हैं उसको बीजेपी एक तरह समझ लीजिए बिल्कुल कैच कर लेती है, और फिर उसको आगे अपने जो वोट बैंक है, उनका जो मेजर जो कोर वोट बैंक है, उस तक उसको मैसेज पहुंचाने में आसानी होती है। इस चुनाव में अगर 12 सीटों पे लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 2 सीटों से ज़्यादा, 2 या 3 सीटें हार्डली, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स महाविकास आघाड़ी को डैमेज कर सकते हैं, डैमेज जरूर करेंगे, लेकिन मुस्लिम वोटर्स मुझे नहीं लगता कि अब ओवैसी के पीछे खड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है लोकसभा के चुनाव भी मैंने कुछ ऑब्जर्व किए हैं, कुछ विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं। फॉर एग्जांपल बिहार के जो विधानसभा जो अभी पिछले बार हुए थे, उससे पहले जब हुए थे तो ओवैसी की पार्टी को बहुत बढ़िया सीटें मिली थी। पिछले बार उनको, उससे पहले उनको 5 सीटें मिली थी, लास्ट टाइम उनको केवल 1 सीटें मिली, और इस बार जब अभी चुनाव होगा तो मुझे लगता है उनको 1 भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वोटर अब ये समझ गया है कि हम मुस्लिम वोटर खास करके कि ओवैसी 2-4 सीटों से कुछ नहीं होना, हमें ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना होगा जो कम से कम हमारी बात आगे तक रखे। बिल्कुल। तो इसलिए ओवैसी भले मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं, मुसलमान उनको अपना नेता मानते हैं कि नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सर बहुत आम है जिस तरीके की आपने बातें बताई। हम भी कई जो हमारे मुस्लिम साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनका भी सेम वही कहना होता है जो आप बिल्कुल कह रहे हैं। तो लेकिन हैदराबाद में सर ओवैसी को लेकर जो विश्वास है लोगों का वो टूट नहीं रहा है, और वो महाराष्ट्र और हैदराबाद आपस में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो वहाँ पर भी विश्वास लोगों का बना हुआ है, 2-3 सीट जो जीत रहे हैं। तो क्या वो विश्वास आपको लगता है कि अब फिलहाल ऐसी स्थिति में बना रहेगा कि वो टूटेगा नहीं? देखिए हैदराबाद जहाँ से वो जीत के आते हैं वो एक अलग केस है। वो वहाँ पे 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी, अराउंड 60% है। उस इलाके में उन्होंने काम भी किए हैं, हॉस्पिटल हैं उनके, बढ़िया हॉस्पिटल बनाए हैं, अस्पताल में बहुत बढ़िया स्कूल कॉलेज चलाते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। तो वो एक अलग केस है। वहाँ पे उस सीट पे जीतना, उसमें कोई ये नहीं है कि वो सिर्फ नाम से जीत रहे हैं, और वो उनके फादर की बनाई हुई एक लेगेसी है, उसको वो आगे ले गए हैं। लेकिन बाहर निकल के जीतना, वो बहुत जगह पे चुनाव लड़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है जिस तरीके से वो कैंपेनिंग, बल्कि लोकसभा में हमने देखा कि उन्होंने ज़्यादा कैंपेनिंग भी नहीं की थी। इनफैक्ट ये वाली जो अभी जो महाराष्ट्र के भी चुनाव है उसमें भी मैंने उनको बहुत ज़्यादा कैंपेन करते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके जो पुराने भाषण हैं उसको उठाकर उसमें एक वो लाना और उसके फिर पोलराइज करने में बहुत मदद मिलती है। तो वो एक फैक्टर है, वैसी फैक्टर डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। वो अगर मुस्लिम वोट को नहीं काटें बट वो हिंदू वोट को यूनाइट करने में तो ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो महाराष्ट्र चुनाव में भी वैसी फैक्टर तो रहेगा।
इसमें बिल्कुल। कोई तो शक नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में एक तो आज बहुत बड़ी खबर आई थी इससे पहले कि विनोद तावड़े जो बीजेपी के महासचिव हैं, उन पर आरोप लगा कि वो पैसे बांट रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगे, होटल में बड़ा बवाल हुआ है। उसके बाद ओवैसी किस तरीके से, हालांकि ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो खैर 23 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ओवैसी ने काम किया है, जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स को उनके चुनाव लड़ने से कितना नुकसान होता है, और जिस तरीके से ओवैसी और उनके भाई और उनकी पार्टी के बयान जो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या महाराष्ट्र चुनाव में, वो महाविकास अघाड़ी को कितना नुकसान और महायुति को कितना फायदा दिलाएगा, 23 तारीख को इसका इंतजार रहेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप ये बताएं कि ओवैसी किसे फायदा पहुंचाएंगे, किसे नुकसान पहुंचाएंगे और कितनी सीटों में नुकसान पहुंचाएंगे, आप कमेंट कर जरूर बताएं। और रोजाना देखते रहें इंडिया.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।